थर्मोडायनामिक्स का जो चैप्टर है वो किस लिए बनाया गया था एक्चुअली? किसी के पास है आंसर? थर्मोडायनामिक्स का चैप्टर क्यों बनाया गया था? ठीक है, तो थर्मोडायनामिक्स का चैप्टर इसलिए बनाया गया था कि हमको पता चल सके कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के बीच में एनर्जी का क्या लेना देना होता है, कितनी एनर्जी, कितने काइंड ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है, या फिर कितने टाइप की एनर्जी एक्सचेंज होती है, कितनी नई बनती है, ठीक। तो पूरा ओवरऑल अगर थर्मोडायनामिक का चैप्टर में बोलूँ तो एनर्जी के रिलेटेड था। लेकिन यहीं से एक और कॉन्सेप्ट निकल के आता है जो हम लोग लगातार बात कर रहे थे, ठीक है। और वो कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी रिएक्शन अपने आप हो सकता है या नहीं हो सकता है। हम लोग इसी पे बात कर रहे थे, वेदर द रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। इस चीज की बात हम लोग ने बहुत बार की, अगर तुम लोगों ने नोटिस किया होगा तो, कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है। इसका मतलब ये वर्ड जो है ना, ये स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस, ये वर्ड तुमको ऐसे भी दिखते हैं, वेदर द रिएक्शन आर फीजिबल, ठीक है। स्पेलिंग थोड़ा सा इधर उधर रहेगी। फिजिबल का मतलब समझ में आता है तुमको? जो आसानी से हो जाए, ठीक है। मतलब नेचर उसको खुद, मतलब उनको रख दो तो वो खुद ही प्रोसीड करने लग जाए, उनको एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उनको फिजिबल एंड नॉन फिजिबल रिएक्शंस बोलते हैं अपन। तो स्पॉन्टेनियस वर्ड ज़्यादा करके तो यही वर्ड यूज़ करते हैं, बट किसी किसी क्वेश्चन में फिजिबल नॉन फिजिबल लिखते हैं, ठीक। तो ये हम लोग ने देखा हुआ है। लेकिन इसी चीज़ को, ठीक है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं स्पॉन्टेनियस है, एंथैल्पी तो दूसरी बात है, बात की बात है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में एंथैल्पी का एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, या कितनी काइंड ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व है, ये तो बात की बात है। बट मेन थर्मोडायनेमिक चैप्टर का लेना देना इसी बात से था कि कोई भी रिएक्शन को मैं कैसे प्रेडिक्ट करूं कि वो अपने आप होगी या उसको मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। और इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग अभी तक दो टर्म पढ़ चुके हैं, ठीक है। एक तो एंथैल्पी, ठीक है, और दूसरी एंट्रोपी। एंट्रोपी का तो कॉन्सेप्ट क्लियर है तुम लोगों को, ठीक है, कि अगर एंट्रोपी, ठीक है, अगर एंट्रोपी डैश हुई तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। अब वो डैश क्या है आप लोग मुझे बताने की कृपा कर सकते हैं। और एंट्रोपी अगर डैश हुई तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। कोई बता सकता है? पॉजिटिव होगी तो स्पॉन्टेनियस और नेगेटिव होगी तो नॉन स्पॉन्टेनियस। वेरी गुड, ठीक है। तो एंट्रोपी का ये लेना देना था। दूसरा, एंथैल्पी का क्या लेना देना था कि अगर मान लो कोई एंथैल्पी डैश हो जाए तो वो स्पॉन्टेनियस होगा, और अगर वही एंथैल्पी फिर से डैश हो जाए तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ये बता सकता है क्या कोई मेरे को? इस चीज को हम लोग ने पढ़ा है, बट इसको हम लोग ने उतना रिकॉग्नाइज नहीं किया, कंसिडर नहीं किया, तुम ऐसे बोल सकते हो। किसी भी रिएक्शन की डेल्टा एच क्या होनी चाहिए स्पॉन्टेनियस होने के लिए? एक हिंट देता हूं मैं तुमको। नहीं, मैं एक हिंट देता हूं कि मेरे पास ये रिएक्टेंट है, ठीक है। थोड़ा सा मैंने नीट के लेक्चर में डिस्कस किया, और डिकसन ने तुम लोग को बताया होगा, जेई वाले लोग को। मेरे पास रिएक्टेंट है, एक प्रोडक्ट मेरा यहाँ पे बनता है, और इसी रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट मेरा यहाँ पे बनता है, ठीक है। कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है? जिसकी एनर्जी कम है। ये प्रोडक्ट क्या है? ज्यादा स्टेबल है। और ये जो प्रोडक्ट बना हुआ है ये अनस्टेबल है, ठीक है, राइट। चलो, ये प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल हो रहा है, ठीक है। मतलब ये क्या कर रहा है, अपने अंदर से बहुत सारी एनर्जी को रिलीज करते हुए आ रहा है, जिसके वजह से लास्ट में इसकी एनर्जी क्या होती है? कम हो जाती है। मीन्स दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज नोन एज एक्सोथर्मिक, मैं बोल सकता हूँ।
और इसको हम लोग ने एनर्जी दी हुई है, ये एब्जॉर्ब करके यहीं पे रुक गया है, तो ये प्रोसेस क्या होगा तुम्हारा, एंडोथर्मिक। तो नेचर के हिसाब से प्रोडक्ट कैसा बनना चाहिए, स्टेबल बनना चाहिए या अनस्टेबल, नेचर के अकॉर्डिंग क्या बात कर रहा है, नेचर क्या बोलता है कि चीजें स्टेबल होनी चाहिए, ठीक है। तो नेचर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट स्टेबल होना चाहिए, और अगर प्रोडक्ट तो तभी स्टेबल होगा जब रिएक्शन क्या होगी, एक्सोथर्मिक होगी। और जब रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है तो मेरे को पता है कि सिस्टम एनर्जी लूज करता है सराउंडिंग में। सिस्टम अगर सराउंडिंग को एनर्जी दे रहा है, इसका मतलब डेल्टा एच क्या हुई, नेगेटिव। और अगर यही रिएक्शन एंडोथर्मिक हुआ होता, राइट है, इसका मतलब डेल्टा एच क्या होता तुम्हारा, पॉजिटिव। तो इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी, if delta H is negative, then the whole reaction is to be called spontaneous, ठीक है। बट वही रिएक्शन, वही एंथैल्पी अगर पॉजिटिव हो जाएगी तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। बट वही सेम केस जब मैं एंट्रोपी के रिस्पेक्ट में देखता हूं, तो पॉजिटिव वाला स्पॉन्टेनियस शो करता है और नेगेटिव वाला नॉन स्पॉन्टेनियस शो करता है, और यहीं से चालू होता है इसका मिसमैच, और यहीं से चालू होती है गिब्स एनर्जी की शुरुआत, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। गिब्स एनर्जी है क्या, ठीक है, इसको बनाया क्यों गया। तो अगर कोई तुमको बोलता है कि गिब्स एनर्जी को बनाया क्यों गया है, तो बहुत सिंपल सा रीजन उसको दोगे, क्योंकि एंथैल्पी और एंट्रोपी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। मैं एक एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि ये दोनों गलत क्यों है, ठीक है। बना तो दिया गया था इनको, एंथैल्पी बना दिया गया, एंट्रोपी बना दिया गया, बट इन लोगों ने गलती कहाँ की है वो भी मैं तुम लोग को बताता हूँ, और इसके ऊपर से हम लोग स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है वो भी तुम प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। अभी तक तो जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे, ठीक है, वो मेरे को वैल्यू चाहिए थी तो मैं फॉर्मूला लगा के निकाल रहा था, बट ये दोनों चीजें कभी भी चीजों को सही नहीं बताती है। कैसे, समझा, गिब्स एनर्जी को क्यों बनाया गया, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा गिब्स एनर्जी है क्या, क्या यूज में लाते हैं और क्यों होती है, देखेंगे। बट यहाँ पे मेरा मोटिव ये था कि तुमको पता चले कि अगर ये दोनों चीजें थी मेरे पास स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस चेक करने के लिए, तो व्हाई द ब्लडी हेल दिस इज डिस्कवर्ड, ठीक है। तो देखते हैं ब्लडी हेल क्या है, समझा नहीं समझा। अगर मान लो मैं एंथैल्पी के सहारे जाता हूं, तो एंथैल्पी ने मुझे बोला था कि जब डेल्टा एच क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तो वो रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, राइट। और जब डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाए तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। इसी को मैंने तुमको एग्जांपल एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के बेस पे भी बता दिए, राइट। ये हो जाएगी एक्सोथर्मिक और ये हो जाएगी एंडोथर्मिक। अब इसको गलत करने वाला एक बहुत बचकाना सा कंपाउंड है, ठीक है। साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया कि अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन हुई तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस की तरफ जाएगी, मतलब अपने आप नहीं होगी, बट ऐसा नहीं होता। किसके साथ जानते हो, आइस के साथ। आइस को अगर मैं नॉर्मल नेचर में रख दूं तो ये नेचर से हीट एब्जॉर्ब करके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। एब्जॉर्ब कर रहा है मतलब अब रिएक्शन कैसे हुई, एंडोथर्मिक, ठीक है। और एंडोथर्मिक है तो एंथैल्पी का रूल बोलता है कि ये नॉन स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए, ठीक है। बट तुमको क्या लगता है ये प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है क्या, ये तो स्पॉन्टेनियस है। आइस को तुम नेचर में रख दो, वो वाटर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, राइट है। तो यहाँ पे ही जाके एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट गलत हो गया। बहुत सारी और भी चीजें हैं बट मैं तुमको नॉर्मल एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, गरीब लोग हैं ना अपन, तो ये इसकी वजह से एंथैल्पी का क्या हो गया, रूल गलत हो गया स्पॉन्टेनिटी को लेके। एंट्रोपी का क्यों गलत हुआ वो भी मैं तुमको बताता हूँ, समझा। ये एंट्रोपी का बोलना क्या था
अभी तुम लोग ने चिल्ला के बताया था कि सर अगर एंट्रोपी पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है, तो वो रिएक्शन क्या बोला जाएगा, स्पॉन्टेनियस बोला जाएगा, और अगर एंट्रोपी नेगेटिव होती है तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस बोला जाएगा। और मैंने उस दिन तुमको एंट्रोपी पढ़ाते टाइम मैंने तुमको बताया भी था, नेचर क्या चाहता है हमेशा कि चीजें डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाए, मतलब उनकी एंट्रोपी क्या हो जाए, बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए। बट केमिकल रिएक्शंस के केस में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो इस चीज को फॉलो नहीं करती हैं, ठीक है, राइट। ये चीजें हमको तो पता थी कि अगर रैंडमनेस बढ़ रही है तो वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, और रैंडमनेस कम हो रही है तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है। मान लो यहाँ पे कोई गैस है और ये लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। गैस की एंट्रोपी ज्यादा होगी या लिक्विड की? गैस की ज्यादा होगी, इसकी कम होगी, मतलब गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसका नेचर एंट्रोपी तो गैस की ज्यादा है, मतलब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना चाहिए, राइट। लेकिन जब हम लोग H2 और O2 को साथ में लेके आते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर में, मतलब एंट्रोपी तो कम होती जा रही है धीरे धीरे, ठीक है। तो इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल तुम लोग बोल सकते हो, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पे एंट्रोपी ज्यादा से कम की तरफ बढ़ती है। तो क्या इस प्रोसेस को मैं नॉन स्पॉन्टेनियस बोलूंगा क्या? नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये तो अपने आप हो रहा है, ठीक है। जबकि एंट्रोपी इसकी ज्यादा है और यहाँ पे एंट्रोपी कम है, फिर भी ये प्रोसेस वाटर की तरफ बढ़ता जा रहा है, ठीक है, और ये स्पॉन्टेनियस भी ही है, ठीक है। जबकि इसने बोला था अगर एंट्रोपी नेगेटिव होगी तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। क्या दिख रहा है यहाँ पे, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, अपने आप हो रहा है, और एंट्रोपी भी कम हो रही है, ठीक है। तो इसी वजह से एंट्रोपी का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे आके गलत हो जाता है। चर्चा होने लगी कि हम लोग स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को पहचाने कैसे। तो इसी चीज को सॉल्व करने के लिए बनाई गई गिब्स एनर्जी, और गिब्स एनर्जी एकदम एक्यूरेट रिजल्ट देती है किसी भी चीज का। अगर तुमने उसकी वैल्यू सही कैलकुलेट की है तो तुम लोग बता सकते हो कि वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। गिब्स एनर्जी, ठीक है, लिख रहे हो क्या इसको तुम लोग? कोई साइंटिस्ट था जिसने गिब्स एनर्जी, उसका नाम उससे ही कुछ चालू होता है, देखेंगे अपन बाद में। उसने एक फॉर्मूला बताया, G इज इक्वल टू H माइनस टी एस। ये गिब्स का फॉर्मूला है, ठीक है। गिब्स ने ये फॉर्मूला दिया था। बट ये जो डेल्टा जी है ना, ये इसका कोई सिग्निफिकेंट नहीं है। सिग्निफिकेंट मतलब समझते हो? मैंने किसी चीज की इंटरनल एनर्जी अभी तक निकाली क्या? क्या लगता है तुमको? नहीं निकाली। मैंने खाली चेंज निकाला है अभी तक चीजों का। मैंने किसी चीज की एंट्रोपी तुमको बताई क्या? नहीं, मैंने तुमको खाली चेंज इन एंट्रोपी बताया है, ठीक है। यहां तक कि एंथैल्पी भी मैंने तुमको डेल्टा के फॉर्म में बताई थी। मतलब हम लोग सिर्फ अभी तक क्या पढ़ रहे हैं, चेंज, जिसकी मैं एक्यूरेट वैल्यू नहीं निकाल सकता, दैट इज उसका कोई सिग्निफिकेंट है ही नहीं, इसीलिए तो मैं चेंज निकाल रहा हूं। तो जैसे अब गिब्स एनर्जी का जो फॉर्मूला है, ठीक है, उसमें देखो H और S, इनका कोई सिग्निफिकेंट है ही नहीं, तो इसका कैसे सिग्निफिकेंट हो सकता है? इसीलिए ये फॉर्मूला मोल्ड करके बनाया गया, क्या, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S। ये गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला है और हमको चीजें इसी के बेस पे देखनी, ठीक है। अब गिब्स एनर्जी है क्या? गिब्स एनर्जी समझाने को तो मैं तुमको समझा सकता हूं, बट तुमको समझेगा नहीं। किसी भी सिस्टम की गिब्स एनर्जी वो होती है, ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं कि मैं इतना काम कर सकता हूं, ठीक है, वो उसकी क्या है, गिब्स एनर्जी। उसने अभी तक काम किया नहीं है,
वो खाली प्रेडिक्ट कर रहा है कि मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ है, मैं इतना काम कर सकता हूँ। उसी चीज को हम लोग उसकी क्या बोलते हैं, गिव्स एनर्जी। मतलब एक सिस्टम की जो वर्क की कैपेसिटी होती है, ठीक है, जितना काम वो कर सकता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, गिव्स एनर्जी। जैसे मैं एंथैल्पी नहीं बता सकता, जैसे मैं रैंडमनेस नहीं बता सकता, अब किसी के दिमाग में क्या चल रहा है तुम लोग क्या बता सकते हो क्या? ठीक है, यही तो है रैंडमनेस। कोई सोचता होगा मैं एक चैप्टर पढ़ लूं, कोई सोचता होगा मैं 2 चैप्टर पढ़ लूं आज, कोई सोचता होगा आज उसके पीछे जाना है मेरे को, कोई सोचता होगा आज उसके पीछे जाना है। तो यही तो है रैंडमनेस। मैं नहीं बता सकता कि कौन क्या सोच रहा है। वैसे ही एक आदमी कितना काम कर सकता है ये तुम कैसे बता सकते हो, राइट? तो वही है गिब्स एनर्जी। एक रिएक्टिंग मिक्सचर, वेदर इट इज अ रिएजेंट, सबस्ट्रेट, कैटलिस्ट, व्हाटएवर इट इज, उसकी जो काम करने की कैपेसिटी है, दैट कैपेसिटी इज कॉल्ड एज गिब्स एनर्जी। ठीक है, तुम ऐसे भी बोल सकते हो द इफिशियंसी ऑफ अ सिस्टम टू डू द अमाउंट ऑफ वर्क, ठीक है, इज नोन एज गिब्स एनर्जी। तो ये एक हाइपोथेटिकल फेनोमेना इन लोगों ने बनाया है, जिसमें इन लोगों ने क्या कर दिया मालूम है, एंथैल्पी को भी इन्वॉल्व कर लिया और एंट्रोपी को भी इन्वॉल्व कर लिया, और बोला इसके बेस पे जो नई इक्वेशन बनी है, इससे जब भी हम लोग ने चीजें निकाली, हम लोग ने मतलब साइंटिस्टों ने जब भी इसके बेस पे चीजों को चेक किया, तो सारे आंसर करेक्ट आए। और ऐसा पता भी चल गया कि गिब्स एनर्जी से निकाली हुई वैल्यू तुमको स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस का एक्यूरेट रिजल्ट दे सकते हैं। ठीक है, अब कैसे, क्यों ये इक्वेशन एक्यूरेट रिजल्ट दे रही है? ठीक है, तो देखते हैं क्यों दे रही है। तो मैं एंथैल्पी और एंट्रोपी को कंबाइन करके देखा। जैसे अगर मैं एंथैल्पी की बात करूं और एंट्रोपी की बात करूं, तो इसके हिसाब से स्पॉन्टेनियस कब होती है रिएक्शन, बताओ? जब ये नेगेटिव हो। और इसके हिसाब से रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगी, जब ये पॉजिटिव हो। ठीक है, तो ठीक है, जो गिब्स ने फॉर्मूला बनाया इसके बेस पे इनको रख लो वहां पे, क्या था, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, तो गिब्स के अकॉर्डिंग देखो, गिब्स ने क्या बोला था, जब भी डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव हो जाए तो वो रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। अपने को बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, जब भी ये पॉजिटिव हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, ये नॉन स्पॉन्टेनियस। और जब भी ये इक्वल आ जाए जीरो के, तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन बोली जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों को मिक्स करके इसका रिजल्ट देखो, ये वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, माइनस टी। ठीक है, और अंदर क्या है अपने पास, पॉजिटिव वैल्यू। इस माइनस का जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव तो आएगी। ठीक है, इनको जब ऐड भी कर दोगे तभी भी डेल्टा जी क्या होगी, नेगेटिव ही आएगी। ठीक है, तो इस बेस पे पता लगाया गया कि डेल्टा जी की वैल्यू जब नेगेटिव आए तो वो रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। ठीक है, इसीलिए इन दोनों टर्म को इसने इन्वॉल्व कर लिया था अपने पास स्पॉन्टेनिटी शो करने के लिए। ठीक है, तो ये एक तो इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये 3 रिजल्ट इसके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं लिखा दूंगा, अभी टेंशन मत लो, अच्छे से लिख लेंगे आप लोग। समझा? हमारे खाली आइडिया के लिए मैंने बताया था कि कैसे कैसे क्या होगा। ये है गिब्स एनर्जी का कॉन्सेप्ट। अगेन कुछ लेना देना नहीं है क्यों बना, कैसे बना, ठीक है, राइट? इसके ऊपर तुमको कोई ये नहीं आता है कि थेरेटिकल चीजें मेरे को बताओ, इसके ऊपर सिर्फ न्यूमेरिकल आते हैं। न्यूमेरिकल्स देखेंगे अपन आगे, पहले इसको लिख लो। इसका मतलब क्या होता है रे? मैंने लिखा है भाई, मेरे को मालूम नहीं उसका मतलब। ये फॉर्मूले में रिलेशन ये है कि ये जो गिब्स एनर्जी है, किसी के ऊपर अपन डॉट डाल देते हैं, ये जानते हो, फिर इसको अपन क्या बोलते हैं? अपने को आया था बोल, मैंने बताया था, किसी को याद है? स्टैंडर्ड। तो इसको अपन बोलते हैं स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी।
ये गिब्स एनर्जी, ये स्टैंडर्ड, ये वैल्यूज दी हुई होती है अपने को बहुत बार, ठीक है। आर टी एल एन क्यू, क्यू यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, उसकी जगह पे के भी रख सकते हो। हम लोग देखो एक रिएक्शन कर रहे थे इक्विलिब्रियम में, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखते थे, ये क्यू उसको रिप्रेजेंट करता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट को। उसकी ज़रूरत नहीं है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू तुमको दे देता है एग्जाम में, तो यहाँ पे प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो जो फाइनल फार्मूला है तुमको ये वाला ध्यान में रखना है, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के, ठीक है। इसको भी नेचुरल लॉग को इसमें कन्वर्ट करोगे तो -2.303, मतलब स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी इज इक्वल टू ये फॉर्मूला मिलता है तुमको, और ये बहुत यूज का है, ये यूज में ही आएगा तुमको, बाकी कुछ। ये तो ये क्वेश्चन है, एंथैल्पी एंट्रोपी तुमको दे रहा है, टेम्परेचर दे रहा है, ठीक है, बट उसने तुमको कुछ पूछा नहीं है। देखने पे क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि कुछ पूछा ही नहीं हुआ है, बट उसका पूछना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन क्रिएट करता है। वो बोल रहा है फिजिबिलिटी बताओ रिएक्शन की, फिजिबल है या नहीं है। तो वो मैं किससे चेक कर सकता हूँ, डेल्टा जी से, और डेल्टा जी नेगेटिव आया तो फिजिबल होगा, पॉजिटिव आया तो नॉन फिजिबल होगा, बात खत्म हो गई। तो आधे मतलब जिनको आइडिया नहीं रहता वो लोग सोचते हैं इसमें पूछा क्या है, आधा टाइम तो उसमें ही चला जाता है। डेल्टा एच दे रहा है ना तुमको, कितना 40.63 किलो जूल, तो कन्वर्ट कर लो इसको, 40.63 इंटू 10⁻³ जूल। डेल्टा एच दिया हुआ है 108.8 जूल पर केल्विन में, रहने दो इसको एज इट इज। टेम्परेचर दिया 27 सेंटीग्रेड, तो कितना हो जाएगा 300 केल्विन, राइट। बस बाकी फॉर्मूले में रखना है तुमको, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यहाँ से जो भी डेल्टा जी की वैल्यू आए इसके अकॉर्डिंग तुम स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस बता सकते हो। नीचे एक लाइन लिख दिया करो, द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी या गिब्स एनर्जी इज नेगेटिव, हेंस द गिवन रिएक्शन इज दिस। इसमें डेल्टा जी पूछ रहा है और स्पॉन्टेनिटी पूछ रहा है तुमको, बाकी एंट्रोपीज वगैरह दिया है इसका, और डेल्टा एच दिया हुआ। अच्छा तुम लोग बताओ, जो डेल्टा जी है वो क्या है, स्टेट फंक्शन है या पाथ फंक्शन? तुक्का मत मारो, सोचो अपने हिसाब से। तो डेल्टा जी तो इन्हीं दोनों पे डिपेंड है, और ये दोनों भी स्टेट फंक्शन है, तो ये भी क्या हुआ, स्टेट फंक्शन। दूसरा अगर मैं बोलूँ ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है या इंटेंसिव है, तो क्या बोलोगे? ठीक है, ये भी क्या होगी, एक्सटेंसिव या इंटेंसिव? पक्का? एक्सटेंसिव ही होगी, क्योंकि ये दोनों भी तो एक्सटेंसिव ही है। एंट्रोपी तो डिपेंड करता है ना मास पे, मास जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा रैंडमनेस होगी। ये एंथैल्पी भी मास पे डिपेंड करती है, तो अगर ये दोनों मास पे डिपेंड कर रहे हैं तो ये भी एक्सटेंसिव होगी, और क्या, स्टेट फंक्शन। तो इस चीज को ध्यान में रखना, कभी कभार मल्टीपल चॉइस में पूछते हैं। सॉल्व कुछ ऐसे होगा, तुम्हारे पास डेल्टा जी है और फॉर्मूला मुझे पता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। उसने जी पूछा हुआ है तुमको, और इसी के बेस पे तो मैं स्पॉन्टेनिटी प्रेडिक्ट करूंगा। डेल्टा एच उसने डायरेक्ट दे दिया है तुमको, कितना दे दिया था, 393 किलो जूल दिया था, तो इसको जूल में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻³ माइनस टी। एंट्रोपी तो उसने दिया ही नहीं है, बट एंट्रोपी तो मैं निकाल सकता हूँ ना। कैसे, एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो उसने देखो अलग अलग दिया था, प्रोडक्ट तुम्हारा कितना BrCl बन रहा था, बट 2 मोल बन रहा था, तो इधर 2 लोगे, माइनस एंट्रोपी ऑफ किसकी, Br2 की, प्लस एंट्रोपी ऑफ Cl2 की, ऐड कर दो इनको सिंपल सा, तो ये क्या आ जाएगा,
इसकी कितनी BRCL की कितनी दी थी 239.7 माइनस ये दोनों की 152.3 प्लस 223.0, इनको ऐड करके डेल्टा एस मिल जाएगा। बस यही डेल्टा एस की वैल्यू यहाँ पे रख दो 104.1। और टी तो तुमको दे रहा था ना, टेम्परेचर कितना दिया था रे 298। हाँ तो बस हो गया ना, सॉल्व कर दो यहाँ से, जी की वैल्यू जो भी आई पॉजिटिव नेगेटिव उसके अकॉर्डिंग फिर प्रिडिक्ट कर लेंगे अपन। समझा नहीं? ये क्वेश्चन है, केपी का वैल्यू पूछ रहा है तुमको। हाँ, आर की वैल्यू लिख लो चाहिए, तो वैसे तो गिवन रहता है एग्जाम में। केपी समझ रहे हो ना, वो जो लिखा था तुम लोग ने फॉर्मूला कौन सा, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 आर टी लॉग 10, और यहाँ पे के लिखा था, केपी लिखा था खाली। के लिखा था ना, हाँ इसी को केपी भी बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऐसे करके। तो वही चीज है, चाहिए तो वहां पे भी एडिट कर लो या और करके लिख लो, बाद में कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इतना सॉल्व करने के बाद ऐसी इक्वेशन बन रही है, ठीक है। इसको सॉल्व करके क्या आ रहा है तुम लोग को पूरा, इसको तो log kp इज इक्वल टू हो जाएगा ये 5705.85। अब इसी में एंटी लॉग लगाना पड़ेगा ना तुमको, लॉग हटाने के लिए इसका। तो ये जो वैल्यू कट होके आएगी तो एंटी लॉग लगाओगे तो केपी का लॉग हट जाएगा, हाँ इसका एंटी लॉग हो जाएगा ना इस साइड 17.5, क्या बोला 919। अब बस इसका एंटी लॉग निकाल दो, केपी का आंसर आ जाएगा, खत्म। खाली इसमें एडिशनल चीज एक ही, बाकी डेल्टा जी नॉट जैसे तुम निकाल रहे हो केपी वाला फॉर्मूला यूज करके निकालना तुमको वैसे ही है, खाली अपोजिट रिएक्शन बोला तो इसको ऐसे अपोजिट कर लो बस, बाकी सब उसी वे में जाएगा कैलकुलेशन इसका। चलो ये क्वेश्चन है अपने पास, ठीक है। क्या बोल रहा है, डेल्टा एस सराउंडिंग बताना है। डेल्टा एस सराउंडिंग हमको पता है Q अपॉन टी होता है, इसके लिए तुमको हीट पता होनी चाहिए। और हीट मतलब क्या हो गया, ठीक है। हीट का सिंपल सा मतलब क्या है कि जो सिस्टम में एंथैल्पी रिलीज हो रही है या जो एनर्जी रिलीज हो रही है वही तो हीट है, राइट। तो तुम सबसे पहले इसमें क्या करोगे, डेल्टा जी वाला फॉर्मूला ये वाला लगा के डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। यहां से तुमको क्या मिल जाएगा मालूम है, डेल्टा एच मिल जाएगा। डेल्टा एच जैसे ही मिलेगा, खाली इस वैल्यू को तुमको यहाँ पे रख के इसकी एंट्रोपी बता देनी है, सिंपल, राइट। थोड़ा एक चेंज करना पड़ेगा तुमको, क्यों मालूम है, यहाँ पे जो तुम्हारा डेल्टा एच आएगा वो किसका है, सिस्टम का है, ठीक है। उस पर्टिकुलर सिस्टम में वो चीज चल रही है, राइट। तो अगर मान लो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आती है, ठीक है, या मान लो अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है, तो ये तो सिस्टम की एनर्जी है ना, तो यहाँ पे तुमको नेगेटिव साइन के साथ रखनी पड़ेगी इसको। समझा क्या बोल रहा हूँ मैं, ये जो हम लोग निकाल रहे हैं तो सिस्टम के लिए निकाल रहे हैं, तो जो ओवरऑल एनर्जी रिलीज हुई है वो सिस्टम ने रिलीज की है, तो जो यहाँ पे तुम एनर्जी रखोगे, ठीक है, वो सिस्टम की होगी। और सिस्टम की एनर्जी किस में होती है, हमेशा नेगेटिव साइन के साथ होती है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ रख के आंसर निकालो अगर आया तो। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव में मिलेगी, तो यहाँ पे नेगेटिव में रखनी पड़ेगी अपने को। टी कितना है अपने पास 298, और ऊपर दिया हुआ है -2816.42, तो माइनस में आएगी ये वैल्यू,
अकॉर्डिंग टू एंट्रोपी, ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा।